हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा धर्म प्रभावित होता है, जिससे हमारी राजनीति प्रभावित होती है, जिससे हमारा समाज प्रभावित होता है और जिससे हमारी नैतिकता प्रभावित होती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम टॉपिक जानेंगे वह है राइट विंग, लेफ्ट विंग, यानी कि वामपंथ, दक्षिणापंथ और दक्षिणाचार और वामाचार। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दक्षिण पंथ क्या होता है। दोस्तों, दक्षिण पंथी लोगों को राइट विंग कहा जाता है। वो वैसे पर्सन होते हैं जो अपनी परंपरा को मानते हैं, अपने रिचुअल्स को मानते हैं, और यदि उन्हें कुछ बदलाव करना है, कुछ इन्वेंशंस करनी है, तो अपनी रिचुअल्स को नहीं तोड़ते, अपनी परंपरा को नहीं तोड़ते, बल्कि उसमें रहकर ही कुछ बदलाव लाते हैं। उन्हें कहा जाता है राइट विंग। और दोस्तों, लेफ्ट विंग जो होते हैं, उन्हें यदि कुछ बदलाव लाना है तो अपनी परंपरा को तोड़ सकते हैं, परंपरा के अगेंस्ट जाकर वह लाते हैं। यानी कि दो प्रकार के मेंटेलिटी होती है, एक राइट विंग मेंटेलिटी और एक लेफ्ट विंग मेंटेलिटी। कोई भी इंसान पूरी तरीके से राइट विंग मेंटेलिटी नहीं देखा गया किसी भी इंसान में आज तक हिस्ट्री में, और ना ही लेफ्ट विंग मेंटेलिटी पूरी 100% किसी इंसान में देखा गया। सभी इंसान जो है वह कुछ राइट विंग के मेंटेलिटी लेकर चलते हैं और कुछ लेफ्ट विंग मेंटेलिटी लेकर चलते हैं, क्योंकि रहना उन्हें इसी परंपरा में है, इसी समाज में है, और उन्हें बदलाव भी लाना ही पड़ता है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, बदलाव ही समाज का नियम है, बदलाव ही जितने भी जीवन के आधार हैं उन सभी का नियम बदलाव ही है। तो बदलाव एक जरूरी हिस्सा ही नहीं, हमें प्रभावित करने वाला हिस्सा भी है। और दूसरी तरफ समाज या परंपरा भी हमारे जीवन का सबसे अमूल्य हिस्सा है। दोस्तों, कई सौ साल पहले यानी कि 2400 साल पहले अरस्तु का जन्म हुआ था, और अरस्तु ने यह बात कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। वही बात है दोस्तों कि समाज हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, साथ ही बदलाव भी हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है, इसलिए हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। और राइट विंग मेंटेलिटी जो होती है वह समाज को लेकर चलती है, और लेफ्ट विंग मेंटेलिटी बदलाव को लेकर चलती है। लेकिन राइट विंग मेंटेलिटी के भी पर्सन्स समाज को, बदलाव को नहीं छोड़ते, और लेफ्ट विंग पर्सनैलिटी के भी लोग बदलाव, समाज को नहीं छोड़ते। यानी कि दोनों में ही कुछ ना कुछ परसेंटेज लेफ्ट विंग का भी होता है और कुछ राइट विंग का होता है। यदि 60% राइट विंग पर्सनैलिटी है यदि किसी के अंदर, और 40% लेफ्ट विंग पर्सनैलिटी है, तब उसे हम कह सकते हैं कि ये राइट विंग पर्सन है, क्योंकि इसका रुझान राइट विंग की तरफ है। तो उसे ही कहा जाता है दोस्तों राइटेस्ट। यदि लेफ्ट विंग पर्सनैलिटी 60% है और राइट विंग पर्सनैलिटी 40% है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट पर्सन है। तो ये मुख्य अंतर होता है दोस्तों। दोस्तों, जो लेफ्ट विंग है उसकी जो प्रथा है वह शुरुआत हुआ था फ्रांस से। फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1789 से 1799 के बीच, तो वह जो क्रांति हुई थी दोस्तों, वह अमेरिका के आजादी के बाद हुआ था। अमेरिका आजाद हुआ था 1783 में, और उसके 6 साल बाद जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। और फ्रांस में रिवॉल्यूशन के दौरान बदलाव को इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया कि वहां से लेफ्टिस्ट पर्सनैलिटी के लोग उभर कर सामने आए और लेफ्ट विंग मेंटेलिटी सामने आई। दोस्तों, इसके बाद कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट, और मार्क्स मार्क्स से तुमने माओवाद विचारधारा को लाया, जो कि लेफ्ट विंग पर्सनैलिटी से ही मैच खाता है। दोस्तों, जो सबसे बड़े जो माना जाता है कि जो 19वीं शताब्दी है और जो 18वीं शताब्दी है और जो 20वीं शताब्दी है, उसके बीच जो सबसे बड़े भयंकर आदमी जो हुए वह दो हुए, एक स्टालिन और एक हिटलर। स्टालिन को दोस्तों कहा जाता है कि वो एक लेफ्ट विंग पर्सनैलिटी के आदमी थे, उनमें लेफ्ट विंग मानसिकता ज्यादा था। और हिटलर जो थे वह राइट विंग पर्सनैलिटी के थे, क्योंकि उनमें राइट विंग मानसिकता ज्यादा था। तो दोस्तों, यह दोनों ही पूरी तरीके से नहीं हो पाए थे, लेफ्ट विंग या राइट विंग, लेकिन इनमें चरमोत्कर्ष जो कहते हैं, वह हिटलर एक ऐसा नेता था जिसमें राइट विंग पर्सनैलिटी चरमोत्कर्ष पर था। उससे ज्यादा राइट विंग पर्सनैलिटी स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं किया आज तक। और जो स्टालिन थे वह वह एक लेफ्टिस्ट पर्सन थे, और उनसे ज्यादा लेफ्ट विंग मानसिकता को आज तक कोई नहीं फॉलो किया है। तो दोस्तों, यह दो पर्सन थे जो कि अपने आदर्श हैं अपने अपने लोगों के लिए। लेफ्ट विंग के लिए
स्टालिन आदर्श है और राइट विंग के लिए हिटलर आदर्श है। वैसे दोनों को ही खलनायक की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इन दोनों ने काफी भयंकर तबाही मचाई थी, काफी नरसंहार किए थे अपने अपने दोस्तों के, अपने अपने देशों के लिए। जो देश पर मरते हैं दोस्तों, वह हिटलर जैसे हो जाते हैं, देश पे, परंपरा पे, समाज पे, वह हिटलर जैसी मानसिकता के हो जाते हैं। और जो क्रांति पर निर्भर होते हैं, बदलाव चाहते हैं, वह स्टालिन जैसे हो जाते हैं। गलती ये नहीं है कि हम देश पे मरते हैं या परंपरा पर मरते हैं या समाज पे मरते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब नरसंहार होने लगता है ज्यादा इसी वजह से कि अपने देश के लिए, अपने नस्ल के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने परंपरा के लिए, अपने समाज के लिए यदि हम नरसंहार करें और लोगों को मारते फिरे, तो एक गलत अप्रोच हो सकते हैं। और उसे कहा जाता है कि यह डेंजरस राइट विंग मेंटेलिटी है या फिर डेंजरस लेफ्ट विंग मेंटेलिटी है। जब वो क्रांति के लिए चारों तरफ यदि नरसंहार मचा दे, बदलाव के लिए चारों तरफ नरसंहार मचा दे, तो हम कह सकते हैं कि एक कठोर लेफ्ट विंग मेंटेलिटी या फिर डेंजरस लेफ्ट विंग मेंटेलिटी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग कोई एक आदर्शवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक विचारधारा है और लोग व्यावहारिक रूप से पालन करते हैं। उनमें कुछ राइट विंग सोच होती है और कुछ लेफ्ट विंग के सोच होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिणाचार और वामाचार। दोस्तों, दक्षिण पंथ को दक्षिणाचार से जोड़ा जाता है, वाम पंथ को वामाचार से जोड़ा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। वामाचार और दक्षिणाचार तंत्र मंत्र के हिस्से में आता है, तंत्र मंत्र के दृष्टिकोण से उसे हम समझते हैं, जबकि जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है उसे पॉलिटिक्स, समाज, परंपरा के दृष्टिकोण से समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं दक्षिणाचार और वामाचार पे। दोस्तों, दक्षिणाचार तंत्र जो होता है उसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो वह दक्षिणाचार कहलाता है, और वामाचार मंत्र के अगेंस्ट जो जाते हैं वह वामाचार कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं कि तंत्र सपोर्ट करता है वामाचार को और मंत्र सपोर्ट करता है दक्षिणाचार को। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शैव और शाक्त संप्रदाय में जो लोग होते हैं वो ज्यादा तंत्र को फॉलो करते हैं, और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं या फिर बाकी जितने भी स्मार्ट संप्रदाय है या फिर सूर्य संप्रदाय है या फिर गणपत्य संप्रदाय है, इस समय ज्यादा रुझान हमें देखने को मिलता है, या वैष्णव संप्रदाय है, इस समय ज्यादा रुझान हमें देखने को मिलता है दक्षिणाचार का। कहीं कहीं वामाचार भी देखने को मिलता है, और जो शैव और शाक्त संप्रदाय है उसमें वामाचार देखने को मिलता है। दोस्तों, वामाचार एक कठिन तांत्रिक पद्धति है। यह तंत्र का सबसे पीक जो होता है, पीक लेवल के यहाँ मेंटेलिटी है, पीक लेवल का अभ्यास है, उसे हम कह सकते हैं यह वामाचार है। दोस्तों, जो वामाचार होते हैं यदि हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हम चारों तरफ से अपनी जो शक्तियां हैं वह उससे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जो दक्षिणाचार होता है दोस्तों, वह एक इस प्रकार की विचारधारा होती है कि हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी की शक्ति नहीं छीनना है, तो वह अपनी आराम से सहज जीवन, सरल जीवन जीते हैं, मर्यादित जीवन जीते हैं, और मर्यादित जीवन जीकर वह कुछ हासिल करते हैं। जबकि वामाचार में हम शक्ति छीनते हैं और प्रतिस्पर्धा जो होती है दोस्तों, उसमें प्रतियोगी को कठिन चुनौतियों का सामना करवा सकते हैं। तो यह प्रतिस्पर्धा के लिए कहा जाता है दोस्तों कि वामाचार को फॉलो किया जाता है। यह शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि प्रतिस्पर्धा के लिए कई सारे ऋषि और कई सारे जो विद्वान है वह वामाचार को फॉलो किए, और राक्षस संस्कृति के लोग वामाचार को फॉलो करते थे क्योंकि उन्हें अपने प्रतियोगी को हराना पड़ता था। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य वामाचार पद्धति के अव्वल विद्वान माने जाते हैं। जबकि जो दक्षिणाचार है दोस्तों, वह सहज जीवन और सरल जीवन जीना सिखाता है, मर्यादित जीवन जीना सिखाता है, और उसके हिसाब से हम कुछ अचीव करते हैं। इसमें कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा से जितना दूर रहिएगा उतना ज्यादा सफलता के नजदीक रहेंगे। इसमें ये कोर डिसिप्लिन है। और जो दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे कि बृहस्पति को दक्षिणाचार के एक महान विद्वान माना जाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होती रहती थी इनके विचारधारा को लेकर, क्योंकि जो शुक्राचार्य थे वह वामाचार पद्धति को मानते थे, और जो बृहस्पति थे वह दक्षिणाचार पद्धति को मानते थे, और उन्होंने दक्षिणाचार को प्रचार प्रसार किया था। वैसे इनके अलावा बहुत सारे ऋषि मुनि भी हैं जो वामाचार को अच्छा मानते हैं और सकारात्मक परिणाम दिलाते हैं वामाचार पद्धति का पालन करके, और कई सारे ऐसे ऋषि मुनि भी हैं
और कई सारे ऐसे अन्य लोग भी हैं, अन्य विद्वान भी हैं, जिन्होंने दक्षिणाचार को फॉलो किया, लेकिन उनका मंतव्य या परिणाम गलत हुआ। यानी कि उनका मंतव्य गलत था, जिसके कारण उनका परिणाम नकारात्मक निकला। तो ये कह सकते हैं कि वामाचार सिर्फ नकारात्मक परिणाम नहीं दिलाता है, वो सकारात्मक परिणाम भी दिलाता है। यदि हमारा सोच सकारात्मक है तो सकारात्मक होगा। शक्ति छीन कर, हम दुष्ट लोगों से शक्ति छीन कर, और जो दुष्टता से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं उससे शक्ति छीन कर हम अपने आप को पॉजिटिव बनाकर समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से वह सकारात्मक परिणाम लाएगा समाज के लिए। और जो दक्षिणाचार है दोस्तों, उसमें यदि हम किसी को ना परेशान करें, किसी को ना तंग करें, एक मर्यादित जीवन जिए, मर्यादित जीवन जीकर सफल हुए और सफल होने के बाद समाज के हित में कार्य करें, तो वह भी एक सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। तो दोनों ही पद्धति से सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। और यदि लोग चाहें, और लोग ऐसा चाहते थे दोस्तों, जैसे राक्षसी संस्कृति के लोग चाहते थे कि नकारात्मक परिणाम ही मिले, लेकिन हम वामाचार को फॉलो करके नकारात्मक परिणाम से इस दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो वह गलत साबित हुए और उनकी संस्कृति मिट गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको पॉलिटिक्स और नैतिकता और धर्म के बारे में कुछ रहस्यों, उनके जो रहस्य हैं और उनके जो अर्थ हैं, उनको समझाया जाए, जो उनके शाब्दिक अर्थ हैं। जैसे कि मैंने दक्षिणपंथ, वामपंथ, दक्षिणाचार और वामाचार को समझाया। उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग कुछ समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं और यदि मेरे से कुछ गलती हुई है तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा, और यदि समझ गए हैं, अच्छी लगे, तो भी आप कमेंट में कहिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, मोटिवेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।